रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए गंगा दोपहर की शुरुआत करते हैं, जहां पहली खबर आपको हम बताएं कोरोना संकट को लेकर सोनिया मोदी सरकार पर हमलावर होती देखी जा रही हैं। मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागी है, ये आरोप लगाए सोनिया गांधी ने। मोदी सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह नहीं मानी, कोरोना संकट पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, ये कह रही हैं सोनिया गांधी। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि विशेषज्ञों की सलाह नहीं मानी मोदी सरकार ने और अब देश में इस तरीके का संकट है, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, ये सलाह भी देती नजर आई। सीधा आरोप लगाया, मोदी सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह नहीं मानी और अब देश की यह हालत है। जो जिम्मेदारी है उससे भाग रही है मोदी सरकार, ये बड़े आरोप लगाए हैं। पूरे देश में एक तरफ कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर और वैज्ञानिक वैक्सीन के जरिए कोरोना से बचाव में जुटे हैं, तो वहीं बलिया से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जिसमें विधायक गोमूत्र के जरिए कोरोना ठीक करने के कारगर उपाय बता रहे हैं। आज स्वस्थ हूं। वीडियो में देखिए आप बनियान धोती पहने बैठ के पतंजलि गोधन अर्घ पीते वीडियो दिखाई दे रहे हैं। ये बोरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। पतंजलि का गोधन अर्घ लोगों ने से गोधन अर्क नहीं खरीद पाने की दशा में गोमूत्र पीने की सलाह दे रहे हैं। रोज दातुन करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन। तो तमाम वैज्ञानिक ये दिन रात सरकार से इतने सारे फंड लेकर, पैसे लेकर जीन सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, वैक्सीन पे वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। इसका लाभ इसमें वैज्ञानिक तत्व क्या कह रहे हैं वो सारी चीजें धता बताकर विधायक जी सुनिए। कि यही सेवन करके मैं लगना चाहता हूं। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं स्वयं जिस चीज को सेवन करके आज स्वस्थ हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब भी इस मेरे नियमित सेवन के तत्वों को स्वीकार करें। देखिए पतंजलि का गोधन अर्घ है, दिव्य पतंजलि का गोधन अर्घ है। मैं सुबेरे रोज दातुन करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता हूं और इसका लाभ, इसमें वैज्ञानिक तत्व क्या है इसका ज्ञान मुझे नहीं है। मैं पहले भी आप सबसे आग्रह किया था कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूं, आप सबके बीच में रहता हूं, उसके बाद भी स्वस्थ हूं। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी कई बोतल मिलता है। चलिए ये तो माने कि वैज्ञानिक आधार नहीं है। हाथ जोड़ के तमाम दर्शकों से विनती है कि इनकी ये सलाह अपने रिस्क पर माने और ना माने तो बेहतर ही है, क्योंकि डॉक्टरी सलाह से कहीं भी इतर उतर घूम कर भी ऐसी सलाह कोई डॉक्टर नहीं देगा। कोरोना का हर एक बॉडी के ऊपर अलग इम्पैक्ट है। आप लकी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इलाज नहीं है जैसा ये विधायक जी बता रहे हैं। इनको अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त है प्रभु की कृपा से, और वो जो आशीर्वाद बांट रहे हैं ये कितनों को लगेगा ये भी नहीं जानते। मैं अपना निजी अनुभव आप सबकी बांदा की बात करते हैं। लॉकडाउन का असर दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह शाम मंडी में लोगों की ऐसी भीड़ लगी है, जिला प्रशासन लॉकडाउन पालन कराने में नाकाम साबित हो रही है। लॉकडाउन कहां से कहेंगे आप, इन तस्वीरों को देख के समझ नहीं पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी समझा नहीं पा रही है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये मिनी लॉकडाउन है कि लॉकडाउन है कि कर्फ्यू है कि कोरोना कर्फ्यू है। इन तमाम टर्म्स के बीच में घूमते हुए लोग भी घरों से बाहर निकल पड़े। बरेली में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। यहाँ कोरोना के खौफ के चलते जब अपने अर्थी को कंधा देने के लिए अपने भी नहीं आगे आ रहे हैं तो पुलिसकर्मी आ गए। मृतक के शव को कंधा देकर शमशान तक ले गए। बताया जा रहा है कि महिला के पति की लंबी बीमारी के चलते मौत हुई, लेकिन अर्थी को कंधा देने वाला कोई नहीं आया। महिला ने 112 पर फोन करके पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद प्रेमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार का ये काम पूरा कराया।
जाहिर है कि संक्रमण की दूसरी लहर में पूरा देश चरम को देख रहा है, झेल रहा है, जूझ रहा है। घर घर खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है, ये भी सच है। वहीं दूसरी तरफ बहराइच जिले में अन्न रथ देवदूत बनके घर घर कोरोना संक्रमितों को खाना निःशुल्क देने का काम कर रहे हैं। अन्न रथ के संचालक संदीप मित्तल शहर के समाजसेवी हैं, लगातार कोरोना संक्रमितों के घर घर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, उन गिद्धों से इतर, जो लोगों की लाश से लगाए दवाओं की कालाबाजारी में लगे हैं, और कुछ लोग अपने एफर्ट लगाकर, अपने सामर्थ्य को जुटाकर, तमाम ऐसे लोग जो कोरोना की मार में खा पी नहीं पा रहे हैं ठीक से, और उनका ठीक होना इस पर निर्भर करता है कि वो ठीक से खाए पिए, तो उनके लिए अन्न रथ चलाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार अपना गुस्सा निकालने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं, आप सोच नहीं पाएंगे। बाराबंकी की हम बात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद एक ग्राम प्रधान अपने कार्यकाल के दौरान बनाई गई सड़क को खुंदक में जेसीबी लगाकर उखड़वा रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है। मामला तहसील हैदरगढ़ के थाना सुबेहा अंतर्गत रोहना मीरपुर ग्राम पंचायत के आयरन सरैया गांव का है। प्रधानी का चुनाव हारे और 8 साल पहले बनाई गई सड़क को जेसीबी से उखाड़ दिया। क्यों भाई, आप अपने घर से पैसा ले आकर इसे बनवाए थे क्या? अपनी जेब से बनवाया था, और अपनी भी जेब से बनवाया हो तो क्यों बनवाया था? तो ये है स्तर। दीपक तिवारी चुनाव हार जाने के कारण तीसरे नंबर पर चले गए, जिसका बदला लेने के लिए दीपक तिवारी ने आयरन सरैया गांव में 8 वर्ष पूर्व बने रास्ते को जेसीबी एवं 50 गुंडों के साथ 8 वर्ष पूर्व बने रास्ते को मिटवाने का कार्य बलपूर्वक किया, क्योंकि मेरा पूरा गांव एवं मेरा परिवार दीपक को वोट नहीं दिया। सुल्तानपुर पुलिस अब शासन के निर्देश पर सक्रिय हुई है। लॉकडाउन में बेवजह घूमने वाले लोगों पर पुलिस की निगाहें पड़ी हैं। आज सीओ सिटी की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घर से निकलने वाले, घूमने वाले, तफरी करने वाले लोगों की ऐसी 13 गाड़ियां मिली हैं जिन पर चालान किया गया। वहीं करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अभी भी ध्यान से सुन लीजिए, सख्ती है। अपने जान की चिंता नहीं है, अपने लोगों की चिंता नहीं है, तो जेब की चिंता कर लीजिए। चालान कट जाएगा, फालतू के चक्करों में फंस जाएंगे। तमाम तस्वीरें इसकी बानगी हैं, तो जाके ट्राई मत करिएगा कि देखते हैं पुलिस पकड़ती है कि नहीं। कोरोना गाइडलाइन को मानिए। पहले हमको काम अरे कंपनी वाले क्या। उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला चलाया है। कोरोना काल में पुलिस ने लोगों की मदद करने की ठानी है। डीजीपी अशोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि 2000 लोगों को जरूरी चीजें और दवाएं मुहैया कराई जाएगी। 172 लोगों को बेड दिलवाया और 322 लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की। 159 लोगों का दाह संस्कार किया। 100 से ज्यादा लोगों को प्लाज्मा दिया। डीजीपी ये सारी डिटेल देते हैं। जहां कोरोना काल में पुलिस ने अपनी ड्यूटी से निभाते हुए एक अलग तरीके की ड्यूटी भी निभाई, जो शायद जिसकी ट्रेनिंग ना मिली हो उन्हें कभी, कोरोना जैसे महामारी के बारे में शायद ही किसी ने पहले जाना हो, लेकिन जैसे वक्त आया तो कम से कम पुलिस ने इतना योगदान दिया है। डीजीपी ने अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए ये डिजिट्स रखे हैं लोगों के सामने कि इनकी टीम ने क्या कुछ किया, आप भी सुनिए। लगभग 2000 लोगों को दवाइयाँ और आवश्यक वस्तुएं दी हैं और 172 लोगों को बेड दिलाने में मदद किया है। 322 लोगों को ऑक्सीजन दिलाने में मदद किया है और क्या कहेंगे कि लगभग 159 लोगों का दाह संस्कार पुलिस ने किया जिनके परिजन नहीं थे साथ में। 100 से भी अधिक लोगों को हम प्लाज्मा दिलवा चुके हैं, 100 से ज़्यादा।
तो ये सारे काम हमारे जो प्रयास चल रहे थे इनको आज हमने एक नाम दिया है, मतलब मिशन हौसला। तो इसका मतलब प्रयास हमारे पहले से चल रहे हैं, उसी को एक नाम दे दिया है कि मिशन हौसला। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इसी बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कहते हैं कि कोविड की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां मुफ्त मिलेंगी। वन निगम की ओर से लकड़ियां मुफ्त दी जाएंगी। पिछले कई दिनों से लकड़ियों की डिमांड पूरी करने में दिक्कतें आ रही थी। इसी बीच वन मंत्री का बयान सामने आया कि अगर किसी की मौत कोविड से होती है तो सीएम राहत कोष से लकड़ियां मुफ्त दी जाएंगी। उत्तराखंड में कोरोना के मरीज लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन जिस दिन भी संख्या आती है, उत्तराखंड हर रोज अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर रख देता है। मंत्रिमंडल क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, हमारे साथ वरिष्ठ मंत्री हैं हरक सिंह रावत जी, तो वो बताएंगे। चूँकि आधा मेडिकल भी उन्हीं के पास है, आयुष मंत्री भी हैं वो, तो उनसे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो रावत जी, आपका स्वागत है। आज कल ही आपने एक फैसला लिया था कि जो कोविड से जो मरीज जिनकी मृत्यु हो रही है उनके लिए चिता जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं, तो आपने वन विभाग को एक डायरेक्शन दी, उसका एक जियो भी आज जारी हो गया है कि वन विभाग उसकी लकड़ियों का इंतजाम। देखिए, मैं बहुत महसूस कर रहा था, क्योंकि इस महामारी से जिनकी मृत्यु हो रही है, क्योंकि उनके घर के लोग बड़े दुखी हैं और अधिकतर दाह संस्कारों में परिवार के लोग भी नहीं जा पा रहे हैं। तो जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं और जो हमारे सरकारी विभाग के ही कर्मचारी हैं, वो ही दाह संस्कार कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब इतना पीड़ित हो कोई परिवार, और तो ऐसे समय में कम से कम हम बचा नहीं पाए, तो कम से कम उसके अंत्येष्टि को आग देने के लिए, उसके अंत्येष्टि के लिए मुफ्त सरकार के द्वारा लकड़ी उपलब्ध कराई जाए। जी, एक चीज़ ये बताइए, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मोदी जी ने भी उसकी तरफ इशारा किया है और कहा भी है लोगों से कि चूंकि जब ये बीमारी बहुत घातक हो रही है तो मेडिकल जो स्टाफ है वो भी संक्रमित हो रहा है। तो उन्होंने MBBS के छात्रों को कहा है कि भाई इनको भी इस कोरोना महामारी में प्रैक्टिस में लगाइए। आपके पास आयुष और आयुष चिकित्सा है, क्या आप अपने आयुष के छात्रों के लिए ऐसी कोई तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हमने जो BIMS के हमारे तृतीय मतलब 3rd ईयर और 4th ईयर के बच्चे हैं, नर्सिंग के हमारे जो 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे हैं, JNM के 3rd ईयर के बच्चे हैं, MBBS के हमारे 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चे हैं, उन सबको हमने इसमें हॉस्पिटल आवंटन किए हैं। वैक्सीनेशन की अगर आप बात करेंगे तो उत्तराखंड को 3 लाख कोविड-19 वैक्सीन मिलने के बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। प्रदेश में करीब 384 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। उत्तराखंड के DG हेल्थ का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर लगातार कोशिश की जा रही है लोगों को बचाया जा सके। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन का क्रम भी जारी है। हालांकि लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण से वो बच सकें। की स्थिति वाकई में हर दिन हमारा लगभग जैसे 7 से 8 के बीच में ग्रसित हो रहे हैं और डेथ रेट भी हमारी बढ़ी गई है। तो इस हिसाब से हमारा वाकई में जो दूसरी लहर है उसका इफेक्ट बहुत हमारे और राज्यों के तरह हमारे राज्य भी इस बात से ग्रसित हुआ है। अभी सेकेंड लहर का भी उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी जो है बहुत सबकी सारे मैं कहूँ तो सारे डिपार्टमेंट्स इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसी यदि 3rd लहर की बात होती है तो हमको अभी से ही ये सोच के चलना पड़ेगा और हमको सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से ही सोचनी पड़ेगी। कोविड की स्थिति वाकई में हर दिन हमारा लगभग जैसे 7 से 8 के बीच में ग्रसित हो रहे हैं और डेथ रेट भी हमारी बढ़ी गई है। तो इस हिसाब से हमारा वाकई में जो दूसरी लहर है उसका इफेक्ट बहुत हमारे और राज्यों के तरह हमारे राज्य भी इस बात से ग्रसित हुआ है। अभी सेकेंड लहर का भी उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें भी जो है बहुत सबकी सारे मैं कहूँ तो सारे डिपार्टमेंट्स इसमें सहयोग कर रहे हैं। ऐसी यदि 3rd लहर की बात होती है तो हमको अभी से ही ये सोच के चलना पड़ेगा और हमको सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से ही सोचनी पड़ेगी। हाँ, हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखा हुआ है यहाँ पे
पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है और डिमांड तो बहुत बढ़ रही है। 45 से 60 तो आ ही रहे हैं और जो 18 वाले हैं वो भी पूछे ही जा रहे हैं कि कब लगेगी। उन्हें बता दिया है शायद मंडे से शायद चलेगा और भीड़ तो काफ़ी होएगी उसके बाद से। तब देखते हैं अब क्या होता है। तो हम लोग मास्क लगा के घर में ही रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं और बच्चे वगैरह भी घर में ही रहते हैं और दूसरी डोज अब लगी है मेरे। बच्चा अपने घर में रखते हैं, काढ़ा वाड़ा पी लेते हैं, दवाई खाते हैं, ग्लोई की गोली सुबह खाते हैं खाली पेट। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी वैक्सीन लगवाना और इससे है ना सुरक्षित और घर में भी फिर आराम करें, कहीं जाए ना। उत्तराखंड में कोविड संकट काल के दौरान राज्य को करीब 3 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन मिल चुकी है, जिसके चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। आप ये देख पा रहे हैं कि ये राजधानी देहरादून का राजकीय दून मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर वैक्सीनेशन ये सेंटर बनाया गया है और ऐसे में अब करीब 3 लाख से ज़्यादा राज्य को कोविड वैक्सीन मिल चुकी है। तो एक राहत की बात ज़रूर है और लेकिन जिस तरह से कोविड के मामले उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए लोगों की भीड़ अब जुटना शुरू हो चुकी है। लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसके बाद में कोविड का टीकाकरण यहाँ पर हो रहा है और करीब 384 सेंटर्स उत्तराखंड में बनाए गए हैं और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत हो रही है, तो उससे ये एक जल्दबाजी लोगों में हो रही है कि जल्द से जल्द वो अपना टीकाकरण कराए ताकि जो तीसरी लहर कोरोना की है उससे ज़रूर निजात मिले। अपने सहयोगी कैमरामैन निशात चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। ब्रेक के बाद चलिए गंगा दोपहर में फिर से रुक कर लेते हैं खबरों में अब बात हो रही है कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने बड़कोट सीएचसी में 4 बेड का आईसीयू आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पंचकर्मा सेंटर में ऑक्सीजन के साथ 8 बेडों की व्यवस्था की है। बड़कोट से जिला अस्पताल के लिए रेफर होने वाले लोगों के लिए ये सुविधा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए इसे प्रशासन ने अस्पताल से हटाकर राजकीय इंटर कॉलेज में सेंटर बना दिया है, जबकि अस्पताल की बैक साइड में कोविड टेस्टिंग की व्यवस्थाएं कर दी हैं, जिससे खतरा न बढ़े संक्रमण का। अस्पतालों में फ्रंट लाइन की भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। ऐसे में एसएसपी ने पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाने के बाद एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है, जिससे कोविड के दौरान पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को तुरंत अस्पताल तक ले जा सके। एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत की। उत्तरकाशी में मौसम बदलने के बाद बारिश ने चिल्यालीसौड़ और कुमराडा के गांव के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जगह जगह जलभराव हो गया। लोगों को घरों में पानी घुसने के साथ बड़ी समस्या हुई, परेशानी हुई, जिसके बाद यमुनोत्री विधायक केदार रावत, डीएम मयूर दीक्षित के साथ आपदा वाले एरिया में पहुंचे, लोगों से हालचाल जानी, आदेश दिए कि बिजली पानी की व्यवस्था सबसे पहले तो सुचारू की जाए। 90% परिवारों के मदद भी की गई है, ऐसी आश्वासन, ऐसी बातें उन्होंने कही। इसके अलावा मूसलाधार बारिश से जो नुकसान हुआ उसका आकलन भी किया जा रहा है। ये हमारा घर है, यहाँ से ऊपर दिख रहा होगा, बादल फटा, ये देखिए पूरा कुमराड़ा लापता, पाइपलाइन, हर लाइट सब कुछ चली गई। ये हमारा घर है, यहाँ से ऊपर दिख रहा होगा। ग्राम कुमराड़ा में परसों 3 तारीख को प्रातः जो है ये बादल फटने से काफ़ी जल भराव हो गया था, जिसके कारण कुछ मकानों को नुकसान हुआ है, कुछ मकान डैमेज हुए हैं और कुछ में मलबा भरा है। पानी की लाइन भी डैमेज हुई है, बिजली की लाइन भी डैमेज हुई थी, लेकिन बिजली तो सुचारू कर दी गई है और पानी की व्यवस्था चल रही है। कल सुबह पानी का टैंकर भी यहाँ आ जाएगा और वैसे तहसील प्रशासन, तहसीलदार भी मेरे साथ हैं, उनको भी निर्देशित कर दिया गया है। वहीं अगर आप बड़कोट की बात करेंगे तो बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। गोडरपट्टी ग्राम पंचायत जांदड़ू खिरमी क्षेत्र में बादल फटा है। देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं।
इसी के साथ गंगा दोपहर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।